हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की इस पूरी सीरीज में अभी तक हमने पढ़ा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं विकास की अवस्थाएं। देखेंगे कि बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं और उन्हें किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, और उन अवस्थाओं में बच्चे का किस तरह से विकास होता है। और साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसी विशेषताओं के बारे में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है और बार बार पूछी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि विकास की अवस्थाओं को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहली शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इस तरह से 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने तरीके से इन्हें अवस्थाओं को बांटा है। लेकिन आपको सबसे ज़रूरी ये समझना है कि किस एज में बालक किस तरह की एक्टिविटी करता है। अगर आप यह समझ जाते हैं तो फिर किसी भी तरह से एग्ज़ामिनर क्वेश्चंस को घुमा के दे तो मुझे लगता है आप क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब ये क्लासिफिकेशन तो आपने देख ली। अब हम दूसरी तरह से देखते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने और किस तरह की क्लासिफिकेशन की है और किस तरह से उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अवस्थाओं को इस तरह से बांटा है, जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन अवस्था, बाल्यावस्था, वयसंधि, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरह से बांटा गया है। हालांकि इससे अलग तरह से भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें बांटा है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं अवस्थाओं को बेस मानकर पूछे जाते हैं सी टेट में और बाकी जो टेट एग्ज़ाम होते हैं। इसीलिए मेरा जोर इन्हीं अवस्थाओं पे रहेगा और इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और कैसे एग्ज़ामिनर फंसाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली एज आती है गर्भावस्था, प्रीनेटल पीरियड। दोस्तों, गर्भाधान से लेकर जन्म समय तक का जितना भी काल होता है उसे हम गर्भावस्था या फिर प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। वैसे तो आपको इसके विषय में जानकारी होगी, लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इससे केवल एक ही प्रश्न ज़्यादातर बनता है, और वो बनता है कि अन्य अवस्थाओं के मुकाबले विकास की गति किस अवस्था में सबसे तीव्र होती है। यहाँ हमें ये बात भी जान लेनी चाहिए कि ये बात 2 अवस्थाओं पे लागू होती है, एक तो गर्भावस्था पर और एक शैशवावस्था पर। क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन में एग्जामिनर गर्भावस्था ना देकर वहाँ पर शैशवावस्था दी रहेगा, तो फिर आपको गर्भावस्था नहीं खोजना है कहीं भी, क्योंकि उसमें रहेगा ही नहीं क्वेश्चन में। ऐसी स्थिति में आप शैशवावस्था को टिक करेंगे और आप बिल्कुल सही रहेंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही माना जाएगा। दोस्तों, गर्भावस्था के विषय में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए जितने की आपने ले ली है। तो अब आगे चलते हैं और अग्रिम अवस्था को पढ़ते हैं, जो है शैशवा अवस्था या फिर इन्फेंसी एज। दोस्तों, अब आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों को। आप सोचेंगे कि हमने अभी तक तो शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था कि जन्म से 6 वर्ष तक होती है, और अब बता रहे हैं कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो एक कन्फ्यूज़न ये आता है। तो दोस्तों, कुछ मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष तक माना है और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जन्म से 6 वर्ष तक माना है। ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं अवस्थाओं के हिसाब से ही पूछे जाते हैं, तो आप इसकी एज के हिसाब से याद रखें कि किस एज में बच्चे की किस तरह की विशेषताओं को बताया गया है। तो आप जब एज के हिसाब से चीज़ों को याद करेंगे तो मुझे लगता है तो आप अवस्थाओं को ठीक तरीके से पहचान जाएंगे। अब उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जितनी भी विशेषताओं की बात करेंगे वो सभी विशेषताएं जन्म से 2 साल तक के बच्चे के अंदर होती हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये किस अवस्था का बच्चा है। तो चलिए दोस्तों, अब इन विशेषताओं को जानते हैं। सबसे पहले आता है समायोजन की अवस्था। दोस्तों, जो शैशवावस्था होती है वो समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट की अवस्था कहलाती है। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि बच्चा जो है
जब पैदा होता है तब तक वो कुछ नहीं जानता, किसी भी विषय में उसको जानकारी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है धीरे धीरे पर्यावरण के साथ या एनवायरनमेंट के साथ वो खुद को एडजस्ट करता है, खुद चीज़ों को करके सीखता है और उनमें अपने आप को ढाल लेता है। तो इस तरह से इस एज को समायोजन की अवस्था कहा जाता है। और शैशवावस्था में बच्चा जो समायोजन करता है, उस समायोजन में सबसे बड़ी भूमिका माता पिता और परिवार की होती है। आप इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों, दूसरी विशेषता होती है आश्रितता, माने डिपेंडेंसी। दोस्तों, शैशवावस्था में बच्चा दूसरों पर आश्रित होता है, दूसरों पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी भी वो क्रियाएं करता है, जितने भी काम करता है, उसमें कहीं ना कहीं उसे दूसरों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे बड़ी विशेष भूमिका जो होती है उसके माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों की होती है। दोस्तों, फिर आती है अनुकरण, इमिटेशन। दोस्तों, आपने देखा होगा छोटे बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। वो अपने माता पिता और भाई बहन को देखते हैं, जिस तरह की क्रियाएं वो करते हैं उसी तरह की क्रियाओं को वो उनके देख करके अनुकरण के रूप में चीज़ों को सीखते हैं। और जैसे छोटे बच्चे ने कोई शब्द सुना तो उसको वो बोलने की कोशिश करेगा। वैसे ही अगर वो अपने माता पिता को कोई काम करते देखता है तो कोशिश करता है कि उस काम को वो भी करे। और ख़ास तौर पर अगर उसके कोई बड़ा भाई या बहन है, वो किसी काम को करता है, तो उसी तरह के काम को छोटा भाई जो होगा, छोटा बच्चा जो होगा, वो ज़रूर अनुकरण के द्वारा करने की कोशिश करता हो। ये आपने ज़रूर एक बच्चे में विशेषता देखी होगी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं, उनमें से अगर बड़ा बच्चा जिस तरह के कपड़े पहनता है, जिस तरह की चीज़ों से वो खेलता है, जिस तरह के काम वो करने की कोशिश करता है, उसी तरह से छोटा बच्चा भी अपनी डिमांड्स को रखता है, उसी तरह के वो कपड़े पहनने की कोशिश करेगा, उसी तरह के उसे खिलौने भी चाहिए होंगे, उसी तरह की वो क्रियाओं को करने की ज़रूर कोशिश करता है। इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। दोस्तों, फिर विशेषता आती है कल्पना यानी इमेजिनेशन। दोस्तों, छोटे बच्चों में इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन होती है कि उन्हें सही और गलत में फ़र्क ही नज़र नहीं आता। सत्य और असत्य की ही पूरी बात नहीं समझ में आती कि कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है। आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, अगर आप किसी छोटे बच्चे को कहेंगे कि भूत होता है और एकदम से कोई उसको डराता है कि भूत, तो वो पहले से ही भूत की या फिर घोस्ट की अपने दिमाग में कोई ऐसे इमेजिनेशन बना लेता है कि भूत कोई ख़राब चीज़ होती है कि जो मार देती है। इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ों को इमेजिन करने लगता है, जिससे उसको डर लगने लगता है और वो सही और गलत में सही तरीके से पहचान नहीं कर पाता है। दोस्तों, इस एज में एक और विशेष गुण होता है जिसे कहते हैं विनैतिकता। मतलब न तो बच्चा नैतिक ही होता है और ना ही अनैतिक होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस एज में बच्चे को ना तो सही का और ना ही गलत का कुछ पता नहीं होता है। वो सही और गलत, उचित और अनुचित में अंतर नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी घर में कोई व्यक्ति आया और वो भीग गया है और उस घर के व्यक्ति के उस भीगे हुए व्यक्ति ने कपड़े पहन लिए। यदि उस घर के किसी छोटे बच्चे ने उस व्यक्ति को कपड़े पहने हुए बाजार में देख लिया, तो वो बाजार में ही बोलने लगेगा कि ये मेरे पापा के कपड़े हैं, इन्हें आप उतारिए अभी। तो वो वहीं, उसको सही गलत का ज्ञान नहीं है, उसे सत्य असत्य और जो चीज़ें उचित हैं अनुचित हैं, इन सब चीज़ों की विषय में सही जानकारी नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की चीज़ें बोलता है और करता है। तो आप इस उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, शैशवावस्था में इन्हीं पॉइंट से या तो उदाहरण के थ्रू या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन शैशवावस्था से आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों, शैशवावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो यूपी टेट या अदर टेट और सुपर टेट में पूछ ली जाती हैं। तो आप उन्हें और देख लीजिए जिससे कि आप उसको ठीक तरीके से समझ पाएँ। दोस्तों, शैशवा अवस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है, ऐसी परिभाषा एडलर ने दी है। ये कहना चाहते हैं कि जीवन की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं
वो सब चीज़ें शैशवावस्था में घटित हो जाती हैं। इसीलिए शैशवावस्था जो होती है पूरे जीवन के क्रम को निर्धारित करती है, ऐसी बात एडलर ने कही है। और जो फ्रायड हैं उन्होंने कहा है कि मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। हम यह कह सकते हैं कि फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के ज़रूरी गुण जो होते हैं जीवन जीने के लिए वो 4-5 वर्ष की आयु तक विकसित हो जाते हैं। इस बात से हम यह अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि फ्रायड ने शैशवावस्था को 4-5 वर्ष तक के लिए भी माना है। और अगर स्ट्रेंग की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। इस बात से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्रेंग ने शैशवावस्था को 2 वर्ष तक माना है। तो इन आधारों पर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी बात को कहा है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला गुरु माँ होती है और बच्चे का परिवार होता है। तो बच्चा शैशवावस्था में अपने परिवार और घर वाले लोगों से, माँ से सीखता है। तो बच्चे को खेल पर आधारित या कुछ क्रिया करने के लिए मौके देने चाहिए, जिससे कि वो क्रियाओं को करे, खेले, जिससे चीज़ों को वो सीखे। दूसरा, उसमें उत्तम आदतों का निर्माण करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ी भूमिका बच्चे की माता की और पिता की होती है, और साथ ही उसके परिवार के सभी अन्य जनों की। तो उनका ये दायित्व बनता है कि बच्चों में, छोटे बच्चों में खासकर, उत्तम आदतों का वो निर्माण करें, अच्छी चीज़ें उनको आप सिखाएं। और फिर आता है आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा। छोटे बच्चों को क्या आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों में इस तरह की चीज़ों को दिखाना चाहिए जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। उनको खुद उनके कार्य करने देना चाहिए। शुरू से ही उनको आप इस तरह के कार्यों में लगाएं कि वो खुद से आत्मनिर्भर बन सकें। और यदि छोटा बच्चा कोई बात आपसे पूछता है, कोई प्रश्न करता है, तो उसका उत्तर ज़रूर देना चाहिए। माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे आपको आता है, नहीं आता है तो आप किसी से पूछ के या कहीं से अ, सर्च करके कुछ ना कुछ उसको ज़रूर बताएं, लेकिन उसकी जिज्ञासा को ज़रूर शांत करें, ये आप दायित्व बनता है। तो दोस्तों, अभी हमने जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे के विषय में पढ़ा, जिसको हम शैशवावस्था के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था की चर्चा हम आने वाली वीडियो में करेंगे। मुझे आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं और अभ्यास ज़रूर करें। तो मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे और कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं है, जिससे कि हम सुधार कर सकें। धन्यवाद।